जिनकी हमने बात की थी, थोड़ी सी चर्चा करी थी, लेकिन ठोस की द्रव में विलेयता के बारे में तो कंप्लीट हो गया था। और गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने पहली बात की थी गैस की प्रकृति। तो आज इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि गैस की प्रकृति। पहला अपन ने क्या देखा, गैस की प्रकृति। उसमें हमने क्या देखा था कि वह गैसें अधिक जल में घुलनशील होगी जो यौगिक बनाती है तथा आयनों में वियोजित होती है। जैसे हमने देखा था CO2 गैस ने जल के साथ अभिक्रिया करके एक कार्बोनिक अम्ल H2CO3 जिसको हम डाई हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, CO2 ने जल से अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल का निर्माण किया और यह अम्ल दो भागों में विभाजित हो जाता है, H+ आयन में और हाइड्रोजन कार्बोनेट में। उसी प्रकार अमोनिया गैस को जल में घोलने पर एक यौगिक बनता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यह भी अपने आयनों में टूट जाता है, एक आयन बना लेता है NH4+ और एक आयन बना लेता है OH-। तो जो गैसें यौगिक बनाती है तथा जल, वह गैसें ही जल में अधिक घुलनशील होगी जो यौगिक बनाएगी तथा आयनों में वियोजित होगी। हमने देख लिया उदाहरण से। इसके अतिरिक्त हमने कल बात कर ली थी कि जिन गैसों का अवशोषण गुणांक अधिक होगा वो गैसें भी जल में अधिक घुलनशील होगी। मैंने क्रम बता दिया था। आज हम बात करेंगे दूसरे कारक की, जिसका नाम है विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति में हम क्या देखेंगे कि ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में विलयशील होती है। ध्रुवीय गैसें कौन सी? जैसे NH3, यह गैस ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होगी। SO2, ठीक है। तीसरा हम बात करेंगे ताप की। गैसों की द्रव में विलेयता को तीसरा प्रभावित करने वाला कारक है जिसका नाम है ताप। तो ताप में हम क्या देखते हैं कि जब भी किसी गैस को द्रव में मिलाया जाता है, तो एक अभिक्रिया होती है जिसको बोलते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या देख रहे हैं अपन कि गैस प्लस द्रव, यहाँ बन गया इनसे टोटल क्या बन गया, विलयन। और इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में हम क्या देख रहे हैं, ऊष्मा। इधर लासातेलिय नियम क्या कहता है कि यदि
हम तो तापमान को बढ़ाना चाहते हैं, सिस्टम तापमान को क्या करना चाहता है, सिस्टम तापमान को क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है। तो तापमान कब कम होगा, जब ऊष्मा का मान प्लस से किसमें डिवाइड हो जाए, गैस और द्रव में, यानी विलयन किसमें विभाजित हो जाए, विलयन के अवयवों में। यानी ऊष्मा कम होगी कब, जब ऊष्मा का मान किसमें विभाजित हो जाए, विलय और विलायक में। तो यानी अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम दिशा में जाएगी तो यानी अपन क्या समझ रहे हैं कि ऊष्मा से अभिक्रिया में यदि हमने तापमान बढ़ाया तो गैसों की क्या बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा गैसों में, कि गैसों की द्रव में विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि विलयन किसमें टूट गया, गैस प्लस द्रव में। यदि हम तापमान को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, यदि हम तापमान को कम करना चाहते हैं तो सिस्टम तापमान को क्या करना चाहता है, तापमान को बढ़ाना चाहता है। और तापमान कम होगा, तापमान कब कम होगा, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि गैसों की द्रव में विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे ही गैस को द्रव में बोला जाता है तो एक ऊष्मांक से भी अभिक्रिया होती है, और जैसा कि हम जानते हैं कि जिस भी गैस को द्रव में बोला जाता है तो गैस को यदि लिक्विड में बोलेंगे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाएंगे, तो गैसों की विलेयता क्या होती है, कम। और तापमान कम होता है तो गैसों की विलेयता बढ़ती है ज्यादा। जैसे कि हम समझते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, हम कोल्ड ड्रिंक्स लेने जाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स कैसी मिलती है अपने को बाजार से, ठंडी मिलती है, क्योंकि जितना ज्यादा कम टेम्परेचर होगा वो उतनी बढ़िया टेस्टी लगेगी, स्वादिष्ट लगेगी, क्योंकि उसमें गैसों की विलेयता अधिक होगी। हम वो कोल्ड ड्रिंक्स लेना पसंद नहीं करेंगे जिसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो, क्योंकि उसमें गैसों की विलेयता द्रव में क्या होती है, कम, तो उससे वो कम क्या लगती है, हमें टेस्ट लगती है। तो ताप का प्रभाव क्या देखा कि गैसों की द्रव में विलेयता यदि ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होती है, घटती है, और ताप कम होता है तो विलेयता बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे चौथे कारक की जिसका नाम है दाब। इसकी बात करेंगे। अब चौथे कारक की बात करेंगे जिसका क्या नाम है भाई, दाब। अब दाब क्या होता है, तो देखो ताप के बारे में इतना जानते हैं, ताप के बारे में तो मैंने बता ही दिया। ताप बढ़ाएंगे तो गैसों की विलेयता घटती है, ताप कम होगा तो गैसों की विलेयता बढ़ती है। लेकिन दाब में क्या देखते हैं अपन कि जब भी गैस को द्रव में घोला जाएगा और यदि प्रेशर बढ़ाया जाएगा, दाब बढ़ाया जाएगा, तो गैसों की विलेयता भी क्या होगी, बढ़ेगी। गैस की विलेयता भी क्या होती है, दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। ठीक है, और दाब कम करने पर गैस की विलेयता भी कम होती है। इस बात को किसने बताया, इस बात को हेनरी नामक वैज्ञानिक ने बताया। क्या बताया हेनरी नामक वैज्ञानिक ने, कि गैस का दाब गैस की विलेयता के समानुपाती होता है। यदि दाब बढ़ाया जाता है तो गैस की विलेयता भी बढ़ती है। इसको उसने समझाने के लिए, जैसे एक पात्र में हम जल लेकर उसमें गैस डाल दी जाए, तो उसमें गैस डाल दी जाती तो उसके कुछ गैस के अणु उस पात्र के बाहर भी रहते हैं। ये तो एक सिंपल बात है। लेकिन जैसे उस बंद पात्र, जितना जल ले लिया था बंद पात्र में, तो इसके हम ऊपर थे, लेकिन जैसे इस बंद पात्र पे क्या लगाया जाता है, एक पिस्टन द्वारा इसके ऊपर प्रेशर लगाया जाता है, और प्रेशर लगाने पर प्रेशर से जो गैस के अणु होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, गैस के अणु इस विलायक में चले जाते हैं, लिक्विड में चले जाते हैं, और ऊपर गैस के अणुओं की संख्या कम हो जाती है और नीचे गैस के अणुओं की संख्या क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि दाब लगाने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है।
ठीक है। दाब लगाने पर गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। तो दाब के प्रभाव के बारे में किसने बताया? हेनरी ने, जो आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो यहां देखो, दाब लगाने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है। दाब के प्रभाव का मात्रात्मक संबंध हेनरी ने दिया, जिसके अनुसार गैसों की विलेयता एम गैस के दाब के समानुपाती होती है। इसको एक समीकरण के माध्यम से हम देखेंगे। गैसों की विलेयता को किससे दर्शाया गया? एम से, जो किसके समानुपाती होती है? गैस के दाब की। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P समानुपाती M। P का मतलब गैस का दाब, M का मतलब गैस की विलेयता। तो P समानुपाती का चिन्ह हटेगा, समानुपाती स्थिरांक आ जाएगा K। ठीक है, K आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको रहने दो वैसे ही। ठीक है, M समानुपाती P या M बराबर KP हो गया। जहां पर K का मतलब क्या है? स्थिरांक, P का मतलब क्या है? दाब, और M का मतलब क्या है? गैस की विलेयता। ठीक है, हेनरी ने अपने नियम में कुछ संशोधन किया, तो बताया कि यदि गैस की विलेयता को मोल भिन्न के रूप में व्यक्त करें, यदि गैस की विलेयता M को किसके रूप में व्यक्त करें? मोल भिन्न के रूप में व्यक्त करें। तो मोल भिन्न के रूप में क्यों किया व्यक्त? क्योंकि उसने बताया हेनरी ने कि किसी भी द्रव में एक गैस के अणु नहीं हो सकते, एक गैस से ज्यादा गैसें भी मिली हो सकती है, और एक गैस से ज्यादा गैसें मिली होगी तो कौन सी इकाई का यूज करेंगे हम? मोल भिन्न का। तो विलेयता की जगह किसको काम में ले लिया? मोल भिन्न को। तो इसके आधार पर कौन सा संशोधन करके नियम क्या दिया? तो सुनिए, किसी विलयन में गैस का आंशिक वाष्प दाब या आंशिक दाब गैस की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। अर्थात M की जगह क्या ले लेता? X, तो P तो अपनी जगह रहेगा, तो P समानुपाती क्या हो जाएगा? M की जगह क्या ले लिया था? X, तो P समानुपाती X, या P बराबर समानुपाती का चिन्ह हटेगा, स्थिरांक आएगा K, और यहाँ पे संशोधन किया था तो K के नीचे लगा दिए H, तो इसको बोलेंगे हेनरी स्थिरांक, और X अपनी जगह आ जाएगा। तो देख लिया, फिर देखते हैं अपन
हेनरी ने अपने नियम में संशोधन किया। क्या किया कि किसी विलयन में गैस का आंशिक दाब क्यों बोला, आंशिक शब्द इसलिए लिया गया कि इससे पहले किसी समय एक व्यक्ति और कार्य कर रहा था गैसों पे, जिसका नाम था डाल्टन। क्या नाम था? डाल्टन। उसी डाल्टन ने बताया कि एक पात्र में जरूरी है कि एक ही गैस दाब लगाए, एक पात्र में विलायक में गैसों के अन्य गैसों के अणु भी दाब लगा सकते हैं। तो जैसे कि हम भी जानते हैं ये बात कि हम वायु ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन ही नहीं जाती, नाइट्रोजन भी हमारी बॉडी में जाती है। तो ये बात भी सही है कि एक गैस ही क्यों दाब लगाए, दूसरी गैस भी दाब लगा सकती है। तो प्रत्येक गैस का एक स्पेशल अपना अपना दाब होता है। तो अपने अपने दाब को एक प्रकार से यूं बोल दिया गया कि प्रत्येक गैस का जो दाब होता है उसको बोल दिया पार्शियल। तो पार्शियल प्रेशर बोल दिया। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या हो गया? आंशिक दाब। प्रत्येक गैस अपना अलग अलग दाब लगा रही है तो क्या हो गया? आंशिक दाब। तो शब्द कौन सा काम में लिया गया? आंशिक दाब। क्योंकि एक विलायक में एक गैस ही नहीं है, एक गैस के अलावा अन्य गैस के अणु भी उपस्थित है। ठीक है, तो किसी विलयन में गैस का आंशिक दाब गैस की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। आंशिक दाब को किससे दर्शाया? P से, और गैस की मोल भिन्न को किससे दर्शाया? X से। तो P समानुपाती X और P बराबर समानुपाती का चिन्ह था और क्या आगे KH X गैस। यानी कि हम समझ गए कि गैसों की जब भी द्रव में विलेयता होती है तो वो दाब के समानुपाती होती है, अर्थात दाब बढ़ाएंगे तो गैसों की द्रव में विलेयता का मान बढ़ेगा, जो कि हेनरी ने अपने समीकरण से और अपने नियम से इसको अच्छे तरह से समझाया। इसी आधार पे हेनरी ने इन दो समीकरणों पे समीकरण नंबर 1 बोल दिया इसको, समीकरण 2 नंबर इसको दे दिया। इन्हीं दोनों समीकरणों के आधार पे यानी समीकरण 1 के आधार पर उन्होंने ग्राफ निरूपित किया। हमने नियम में क्या देख लिया था कि P बराबर KH X गैस आ गया। एक को 2 को हटाकर अपन ने उसकी जगह क्या लिख दिया? संतुलित करने के बाद समीकरण 1 नंबर दे दिया, या इसको क्या लिख सकते हैं अपन? KH बराबर P बटा X गैस भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। हेनरी स्थिरांक को हम अपनी जगह लेने दिए और X गैस के अणु को P की तरफ लिया है तो P बटा X गैस लिख सकते हैं। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 द्वारा P व X के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ग्राफ खींचेंगे, एक सरल रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस सी। चूंकि x गैस को इधर ले लेंगे तो एक c तो एक प्रकार का क्या है? कांस्टेंट है, और x की जगह क्या आ जाएगा? मोल भिन्न आ गया, x गैस का नाम आ गया। y की जगह y की जगह क्या ले लेंगे अपन? p, यानी प्रेशर ले लेंगे। तो एक ग्राफ खींचेंगे तो क्या ग्राफ आएगा? तो x और y के सापेक्ष ग्राफ की जगह है तो y का मान क्या है? p। तो p तो ऊपर ले लेंगे और x कहाँ ले लेंगे अपन? x अक्ष पे, यानी मोल भिन्न पर। ठीक है, तो हमें क्या होगा? हम क्या देखेंगे कि p समानुपाती क्या है? x, यानी p का मान बढ़ेगा तो x का मान भी बढ़ेगा। तो यानी x हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी जिसका मान किसके बराबर होगा? KH के बराबर। इस प्रकार P व X के मध्य ग्राफ खींचने पर हमें क्या प्राप्त हो जाती है? एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हमने समीकरण नंबर 2 देखा। समीकरण नंबर 2 में हम क्या देख रहे हैं? समीकरण नंबर 2 में हम क्या देख रहे हैं कि KH बराबर
P/X, यानी कि यदि अब समीकरण 2 से क्या देख रहे हैं, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि यदि KH का मान बढ़ता है तो गैस की विलेयता क्या होती है, घटती है। गैस की विलेयता क्या होती है, घटती है। यदि KH का मान बढ़ता है तो गैस की विलेयता घटती है, यदि KH का मान घटता है तो गैस की विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। देख रहे हैं हम। उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि कुछ गैसों के लिए KH के मान अलग, कुछ गैसों के लिए KH के मान दिए गए हैं, जो कि प्रत्येक गैस के लिए KH के मान अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम बात करें, सबसे ज्यादा KH का मान होता है, यदि KH का मान कम तो गैस की विलेयता ज्यादा, क्योंकि दोनों में एक दूसरे के विपरीत मान होता है। प्रत्येक गैस के लिए KH का मान अलग अलग होता है समान ताप पर, यानी समान ताप है 298 केल्विन ताप, या सामान्य ताप है कमरे का ताप बोल सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक गैस के लिए KH का मान अलग अलग है। जैसे हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अपन ने बात की। हीलियम के लिए KH का मान सबसे ज्यादा होता है, यानी 144 होता है 298 केल्विन ताप पर, जबकि नाइट्रोजन का कितना होता है 76, और ऑक्सीजन का कितना होता है, हेनरी स्थिरांक का मान 34, यानी सबसे कम मान किसका है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का मान सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा विलेयता किसकी होगी, सबसे ज्यादा विलेयता किसकी होगी द्रव में, ऑक्सीजन की। उसके बाद किसकी होगी, नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन के बाद किसकी होगी, हीलियम की, यानी सबसे कम विलेयता किसकी होगी, हीलियम की। ठीक है। और हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की तुलना करें तो नाइट्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन की विलेयता क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि KH का मान ऑक्सीजन का नाइट्रोजन की तुलना में क्या होता है, कम। धन्यवाद।